नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि सभी साथियों को पता होगा कि हम एक सीरीज चलाए हुए हैं जिसमें हम आज डिस्ट्रिक्ट करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं, जो कि आपके आगामी पेपर जो आने वाला यूपीपीसीएस का प्री उसके लिए बहुत ही लाभप्रद है। ठीक है, तो ये मूलतः क्लास यूपीपीसीएस के प्री के लिए चल रही है, जिसमें हमने राष्ट्रीय महत्व के विषय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय पढ़ लिए हैं। अब थोड़ा सा हम सम्मेलन वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी एक क्लास हमारी हो चुकी है। ठीक है, तो जो भी साथी पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। आज डिस्ट्रिक्ट करंट अफेयर के नाम से हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें लगभग 25-26 वीडियो हो चुके हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। सभी साथियों को मैं सूचित करना चाहता हूँ कि जब 22 तारीख को आपका यूपीपीसीएस का पेपर जब बीत जाएगा, उसके बाद जो हम क्रॉनिकल मैगजीन पढ़ रहे थे शुरुआत में, प्रारंभ में, हम क्रॉनिकल मैगजीन की सीरीज को पुनः शुरू करेंगे, जो कि होगी आपके आर के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आर के एग्जाम के लिए वो आराम से आपका जुलाई मंथ के जुलाई अगस्त की महीने की जो क्रॉनिकल मैगजीन तो हो चुकी है, अब सितंबर की महीने की मैगजीन से शुरू करेंगे और पेपर तक उसको कराते रहेंगे। ठीक है, तो जिससे आपका करंट अफेयर में लय बना रहेगा पढ़ने का, और बाद में जब आई दृष्टि वगैरह आएगी तो उससे आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे, या हम आई दृष्टि पढ़ाएंगे जब आर पेपर समय, तो आपको अच्छे से रिवीजन होगा उसका। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथियों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर रखें क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आता है सर्वप्रथम हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर ही प्रोवाइड किया जाता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज सर्वप्रथम हम बात करने वाले हैं मीना माता अभिसमय पर पांचवी बैठक। तो 30 कहाँ हुआ है? कोप 5 मीना माता अभिसमय पर पांचवी बैठक कहाँ हुआ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वाधान में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वाधान में आयोजित कोप 5 की अध्यक्षता क्लाउडिया दुमित्रू द्वारा की गई है, जो कि रोमानिया देश से संबंधित है। तो क्लाउडिया दुमित्रू द्वारा किया गया, जो कि रोमानिया देश से संबंधित है। मीना माता कन्वेंशन कोप 6 के पक्षकारों के सम्मेलन की अगली बैठक की अध्यक्षता 2025 जेनेवा में आयोजित होगी, और जो कोप 6 होगी मीना माता अभिसमय की, वो भी जेनेवा में ही आयोजित होगी। कोप 6 की अध्यक्षता ओस ओसवाल्डो पेट्रिसियो अल्वारेज पैरेज द्वारा किया जाएगा। तो अल्वारेज पैरेज द्वारा पेट्रिसियो अल्वारेज पैरेज द्वारा इसको अध्यक्षता की जाएगी, अगले वाला जो नेक्स्ट वाला होगा। ठीक है, इस संधि को वर्ष 2013 में अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था? देखिए 2013 में अपनाया गया था। भारत मीना माता अभिसमय का एक पक्षकार है। 2018 में मीना माता अभिसमय का अनुसमर्थन दिया था। तो भारत ने 2018 में इसको अनुसमर्थन दिया था। मीना माता रोग क्या है कि मनुष्यों में मीना माता रोग पहली बार 1956 में जापान में देखा गया। यह एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है, गंभीर पारा विषाक्तता के कारण, मतलब पारे के कारण होता है, जो मरकरी होता है उसके विषाक्तता के कारण होता है। मीना माता रोग में मेथिल मरकरी के कारण मुख्यतः केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। तो सीएनएस जो होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, वो प्रभावित हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम वैश्विक एआई सम्मेलन, देखिए प्रथम वैश्विक एआई सम्मेलन, प्रथम वैश्विक, एक सेकंड रुकेंगे, प्रथम वैश्विक एआई सम्मेलन, एक सेकंड, प्रथम वैश्विक एआई सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो यूके के ब्लैक चेन पार्क में, यूके के ब्लैक चेन पार्क में प्रथम संस्करण हुआ है 1 से 2 नवंबर 2023 में। तो यूके के ब्लैक चेन पार्क में हुआ है, प्रथम संस्करण हुआ है। भारत सहित विश्व भर के 28 देश तथा यूरोपीय संघ ने हिस्सा लिया। तो भारत सहित 28 देश यूरोपीय संघ ने इसमें हिस्सा लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिखर सम्मेलन में शामिल 28 देशों में इस शिखर सम्मेलन में ब्लैक चेन घोषणा पर हस्ताक्षर किया। तो जो 2800 लोग थे उन्होंने ब्लैक चेन घोषणा पे हस्ताक्षर किया। पूछ सकता है कि ब्लैक चेन घोषणा किससे संबंधित है? तो एआई से संबंधित सम्मेलन हुआ था, वहां पे जो घोषणा हुई थी जिसपे हस्ताक्षर हुआ था उसे ब्लैक चेन घोषणा कहते हैं। ब्लेचले, अरे एक सेकंड, सॉरी, ब्लैक चेन नहीं है, ब्लेचले पार्क, ब्लेचले पार्क। तो यूके के ब्लेचले पार्क में हुआ था। मैं सभी साथियों से क्षमा करती हूँ कि ब्लेचले को मैं ब्लैक चेन बोल रहा था। ठीक है, तो ब्लेचले पार्क में हुआ था यूके के। अब इसी के साथ में ब्लेचले घोषणा की हस्ताक्षर हुआ। ब्लेचले घोषणा पर हस्ताक्षर किया है 28 देशों ने। यह ऐतिहासिक घोषणा उन्नत एआई सिस्टम, जिसे फ्रंटियर एआई के रूप में जाना जाता है, के संभावित जोखिम एवं लाभों को संबोधित करने के लिए एक सामूहिक समझ और संभावित दृष्टिकोण बनाए रखने का प्रयास है। ब्लेचले घोषणा फ्रंटियर एआई जोखिम से निपटने हेतु पहला वैश्विक समझौता है। ठीक है,
तो पहली घोषणा कहाँ हुई है? ब्लेचले पार्क, यूके में हुई थी। यूके में हुई है पहला एआई सम्मेलन। इस शिखर सम्मेलन में के दौरान 2 नवंबर 2023 को यूके में विश्व के प्रथम एआई सुरक्षा संस्थान को लॉन्च किया गया है। ब्लेचले पार्क वही ऐतिहासिक स्थल है जहां एलन ट्यूरिंग सहित अन्य वैज्ञानिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के नाजियों के एनिग्मा कोड को क्रैक किया था। कोलोसस, जिसे विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर माना जाता है, उपयोग यूके के बर्मिंघम स्थित ब्लेचले पार्क में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर एवं उनके जनरलों के बीच लॉरेंज कूटलिखित संदेशों को पढ़ने के लिए किया गया था। भारत की ओर से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्कालीन राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भाग लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन के अगले संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो जो अगला संस्करण होगा, अभी तो ब्लेचले पार्क यूके में पहला हुआ, दूसरा संस्करण जो कहाँ पे होगा 2024 में आपका होगा, कहाँ पर? आपका फ्रांस में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 बेसिन समिट या ब्राजीलिया समिट, ब्राज़ाविल समिट। अफ्रीका देश कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राज़ाविल में 3 बेसिन शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो जो कांगो देश जो है उसकी राजधानी क्या है? ब्राज़ाविल है। वहाँ पे दूसरा संस्करण किया गया है इसका 3 बेसिल समिट या ब्राज़ाविल समिट का आयोजन किया गया है। प्रथम संस्करण का आयोजन 2011 में कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राज़ाविल में हुआ था। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति डेनिस ससो नगेसो द्वारा की गई है। संयुक्त राष्ट्र व अफ्रीकी संघ के तत्वाधान में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में विश्व के विभिन्न राष्ट्रों व संस्थानों में प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत की ओर से इस शिखर सम्मेलन में भारत के तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन ने शामिल हुए। अब 3 बेसिन समझौता क्या? 3 बेसिन मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और बोर्निया मेकॉन्ग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन की जो 3 बेसिन कहा जाता है। ठीक है, जो यहाँ इन जो रीजन है इनके बीच में जो देश हैं उनको 3 बेसिन समिट में शामिल किया जाता है। कर्क रेखा, मकर रेखा और अमेजन के बीच में जो अमेजन बेसिन है, कांगो बेसिन है और बोर्नियो मेकॉन्ग दक्षिण पूर्व एशिया की जो बेसिन है, इसमें जो नदियां हैं उनके बीच में जो आपके देश पड़ते हैं उनका यह सम्मेलन है। ठीक है, इन 3 बेसिन के अंतर्गत विश्व के 80% उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र शामिल हैं। साथ ही विश्व की 2/3 जैव विविधता इन्हीं 3 बेसिन के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं। G77 शिखर सम्मेलन। तो G77 शिखर सम्मेलन क्या है देखते हैं। तो G77 प्लस चीन का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? हवाना, क्यूबा में। तो G77 प्लस चीन का शिखर सम्मेलन क्यूबा में हुआ है, हवाना में। अध्यक्षता क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल ने किया है। मिगुएल डियाज कैनेल ने किया है, क्यूबा के राष्ट्रपति ने। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन का समापन पर हवाना घोषणा पत्र पर अंगीकृत किया गया। जो जब इसका समापन हुआ तो हवाना घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया। G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। 1964 में G77 के गठन के पश्चात भारत ने ही पहली बार इसकी अध्यक्षता की थी। तो जब 1964 में G77 का गठन पहली बार हुआ था तो इसकी पहली अध्यक्षता कौन किया था? भारत ने ही किया था। G77 की पहली अध्यक्षता 1964 में। अब G77 है क्या? तो G77 ग्रुप ऑफ 77 की स्थापना 1964 में हुई थी। 77 विकासशील देशों द्वारा की गई थी। 77 विकासशील देशों द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, मतलब इसकी स्थापना की गई थी। G77 संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का एक सबसे अंतर सरकारी संगठन है। भारत G77 का सदस्य शामिल है। ठीक है, तो G77 जो है आपको बस इतना याद रखना, जैसे G7 है ना कि जो विकसित 7 देश है उनका समूह है, तो G77 विकासशील 77 देशों का समूह है जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। भारत इसका सदस्य है और सर्वप्रथम अध्यक्षता जो इसकी हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? उसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। और 2024 में जो इसकी अध्यक्षता हुई है उसको किया है हवाना, क्यूबा ने। ठीक है, तो हवाना जो क्यूबा की राजधानी है वहां पे हुआ है, उसकी राजधानी जो कैनेल है उसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 तो 9-10 सितंबर 2023 को भारत मंडपम प्रगति मैदान में नई दिल्ली में 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। G20 शिखर सम्मेलन था भारत का द्वारा आयोजित किया गया प्रथम G20 शिखर सम्मेलन था। 60 शहरों में लगभग 200 बैठक आयोजित किए गए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा में G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया।
भारत ने अमिताभ कांत को G20 शेरपा एवं हर्षवर्धन श्रृंगला को मुख्य समन्वयक नियुक्त किया था। भारत ने अपनी G20 की अध्यक्षता के दौरान अतिथि देशों में के रूप में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई को आमंत्रित किया था। जैसे भारत जब अध्यक्ष था तो उनमें मित्रता अतिथि देश के रूप में बांग्लादेश को बुलाया था, मिस्र को, मॉरिशस को, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को बुलाया। ठीक है। G20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणा को अंगीकृत करता है। तो G20 में क्या हुआ, नई दिल्ली लीडर्स घोषणा को अंगीकृत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकी संघ का G20 का अस्थायी सदस्य बना। अब देखो G20 में एक महत्वपूर्ण काम क्या हुआ है कि अफ्रीकी संघ जो है, जो आपका अफ्रीकी संघ है, एक सेकंड रुकेंगे, अफ्रीकी संघ जो है वो G20 का अस्थायी सदस्य बन गया। अफ्रीका जैसे यूरोपीय संघ है वैसे अफ्रीकी संघ है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ को G20 में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल कर दिया गया। G20 में शामिल होने वाला यह दूसरा क्षेत्रीय गुट है। इससे पहले यूरोपीय यूनियन शामिल था। यूरोपीय यूनियन के बाद दूसरा क्षेत्रीय गुट है अफ्रीकी यूनियन, ठीक है, जो शामिल हुआ G20 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1999 में G20 की स्थापना के बाद पहला अवसर है जब समूह की सदस्यता का विस्तार किया गया। तो जब पहला अवसर है कि इसकी समूह की 1999 के बाद कि इसकी सदस्यता का विस्तार किया गया। इसमें क्या है, 19 देश हैं, 19 देश हैं प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पे एक यूरोपियन यूनियन, एक अफ्रीकी यूनियन हो गया। तो G20 से G21 हो गया, लेकिन G20 ही नाम है अभी भी। ठीक है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ। 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 में इधर 9 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस तथा यूएई के नेताओं के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया। तो भारत ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का शुभारंभ किया। किसके साथ मिलकर, बांग्लादेश, इटली, सिंगापुर, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस के साथ मिलकर। ठीक है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक पहल है। लक्ष्य जैव ईंधन के वैश्विक विकास में तेजी लाना। अमेरिका 52%, ब्राजील 30%, भारत 3%, वैश्विक इथेनॉल उत्पादन में लगभग 85%, जबकि उपभोग में 81% योगदान देते हैं। तो जो देखिए अमेरिका 52%, ब्राजील 30% और भारत 3%। वैश्विक में इथेनॉल का उत्पादन करते हैं कितना, 85%। तीनों देश मिलकर 85% उत्पादन करते हैं, बाकी लेकिन उपभोग कर लेते हैं कितना, 81%। मतलब 40% इनके पास एक्स्ट्रा बचता है, 81% तो खुद ही इनके यहाँ ही उपयोग में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, मतलब ये भी G20 में ही हुआ है। 9 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली एवं यूरोपीय संघ के नेताओं के मध्य भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। IMEC को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रतिवर्तित रूप देखा जा रहा है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनालियो लूला डी सिल्वा को अध्यक्षता का गैबल सौंप दिया, क्योंकि जो G24 होगा वो ब्राजील में होना है। तो अब हो चुका है उसका, ये 23 का करंट अफेयर है ना, तो G24 तो हो चुका है। किसकी अध्यक्षता में, ब्राजील की अध्यक्षता में। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गेबल होता है, एक तरह का गेबल सांकेतिक होता है कि अध्यक्ष कौन करेगा, तो ब्राजील के राष्ट्रपति जो थे लूला डी सिल्वा, उनको दे दिया गया। 19वां G20 शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होगा। अब ये 18वां था, 19वां कहाँ पे होगा G20 शिखर सम्मेलन आपका 2024 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होगा। अब देखते हैं भारत की G20 अध्यक्षता। भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष था। भारत की G20 की अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब या एक भविष्य, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर केंद्र थीम पर आधारित था। यह विषय महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया। G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफेद और हरा नीला से प्रेरित है। इस लोगो में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ पृथ्वी को दर्शाया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को प्रदर्शित करता है। कमल की 7 पंखुड़ियों, 7 महाद्वीपों एवं 7 सार्वभौमिक संगीत के स्वरों को प्रतिनिधित्व करता है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। जो देखिए G20 शिखर सम्मेलन जब हुआ है
तो भारत ने एक यहाँ पे थीम जारी किया, कौन सा, वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, इंग्लिश में बोला जाए तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसको कहाँ से लिया गया है, वसुधैव कुटुंबकम को महाउपनिषद से लिया गया है। और जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें 3 रंग है, 4 रंग है, केसरिया, सफेद, हरा, नीला। जो मतलब कि जो लोगो बनाया गया है, इन लोगों में भारत के राष्ट्रीय पुष्प को शामिल किया गया है, उसके ऊपर पृथ्वी है, ठीक है। अब जो कमल है, कमल में 7 पंखुड़ियां हैं जिसमें 7 महाद्वीप को बताते हैं, ठीक है। और G20 के लोगों के नीचे, जब लोगो है उसके नीचे लिखा हुआ है देवरागी में भारत बड़ा सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन। तो कहाँ कहाँ चुनाव हुए हैं और कौन कौन जीता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने हैं इनको देखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है, कूट वाले क्वेश्चन ज्यादातर बन जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कीर स्टारमर यूके के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री। तो 5 जुलाई 2024 को यूके के नए प्रधानमंत्री के रूप में लेबर पार्टी के कीर स्टारमर को चुना गया है। लेबर पार्टी के कीर स्टारमर जुटे हैं, ये ऋषि सुनक का स्थान लेंगे। 4 जुलाई 2024 को यूके में आम चुनाव हुआ था। 650 निर्वाचन क्षेत्रों का चुनाव हुआ था। श्री स्टारमर के नेतृत्व में लेबर पार्टी यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में 650 में से 411 सीटें जीती है। ऋषि सुनक की नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी को 121 सीट मिले हैं, ठीक है। ध्यानतव्य है कि 1832 के बाद किसी भी आम चुनाव में कंजर्वेटिव द्वारा जीती गई सीटों की सबसे कम संख्या है। सर कीर स्टारमर ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री होंगे। तो जो कीर स्टारमर हैं वो ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि लेबर पार्टी से संबंधित है। आपको याद होना चाहिए कि लेबर पार्टी की ही सरकार थी जब भारत आजाद हुआ था, ठीक है। एटली जो प्रधानमंत्री था वो लेबर पार्टी का था, ठीक है, कंजर्वेटिव का नहीं। 26 भारतीय मूल के व्यक्तियों को जीत, अब जो ये चुनाव हुआ 400, इसमें 26 जो 650 सीटों पर चुनाव हुआ, इसमें 26 भारतीय मूल के व्यक्ति सांसद बने हैं। कहाँ पे, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में 26 लोग यहाँ पे भारतीय मूल के सांसद बने हैं वहां पर। आगे बढ़ते हैं, पहले सांसद कौन बने थे भारतीय मूल के जो थे, वो आपके थे दादा भाई नौरोजी जीते थे लिबरल पार्टी के टिकट पे, ठीक है। ब्रिस्टल से जीते थे, ब्रिस्टल। मसूद पेजेस्कियन ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति। 5 जुलाई 2024 को ईरान के राष्ट्रपति पद के हेतु द्वितीय चरण का चुनाव में सुधारवादी तथा उदारवादी नेता मसूद पेजेस्कियन राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। ये 9वें राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। 30 जुलाई 2024 को इन्होंने ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। 19 मई 2024 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहमाइन का दुखद मृत्यु होने के कारण ये चुनाव हुआ है, ठीक है। कार्यकाल 4 वर्षों का होगा इनका, ठीक है। जूडिथ सुमिनवा तलुका कांगो डेमोक्रेटिक गणराज्य के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है, जूडिथ सुमिनवा तलुका। तो जूडिथ सुमिनवा तलुका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। जूडिथ सुमिनवा तलुका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है ये, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये कांगो डेमोक्रेटिक गणराज्य की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, जूडिथ सुमिनवा तलुका। आगे बढ़ते हैं, इंडोनेशिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं कौन, प्रबोवा सुबियांतो नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। कहाँ के राष्ट्रपति इंडोनेशिया के बने हैं, प्रबोवा सुबियांतो बने हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो फिनलैंड के राष्ट्रपति चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुआ है। इस चुनाव में अलेक्जेंडर स्टब देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो जो अलेक्जेंडर स्टब आपके फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 2014 से 15 के दौरान फिनलैंड के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 2014-15 में अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अब ये पुनः क्या बने हैं, फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। आगे बढ़ते हैं, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पोलैंड में चुनाव हुआ, इन चुनाव में पोलैंड की संसद के निम्न सदन में सिविक कोएलिशन नामक एक बहुदलीय गठबंधन को बहुमत मिला। एक गठबंधन है सिविक कोएलिशन, उसको बहुमत यहाँ पे मिला है, ठीक है। पोलैंड के 8 वर्षों में से सत्तारूढ़ लॉ एंड जस्टिस पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को इस चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा। 13 दिसंबर 2023 को डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो जो पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं डोनाल्ड टस्क, सिविक जो अलायंस है, जो सिविक गठबंधन है उसके प्रधानमंत्री बने, सिविक गठबंधन करके है उसके प्रधानमंत्री बने हैं डोनाल्ड टस्क।
इससे पूर्व श्री टस्क 2007 से 14 के मध्य भी पद पर रह चुके हैं। साथ ही 2014 से 19 के मध्य यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं डोनाल्ड टस्क। क्रिस्टोफर मार्क लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। क्रिस्टोफर मार्क लक्सन 27 नवंबर 2023 को क्रिस्टोफर मार्क लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। न्यूजीलैंड के ये कौन बने हैं? 42वें प्रधानमंत्री बने हैं। न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टोफर मार्क लक्सन बने हैं। 2023 में आम चुनाव में सत्तारूढ़ लेबर पार्टी पराजित हुई। 2023 में आम चुनाव में सत्तारूढ़ लेबर पार्टी पराजित हुई। 2023 में न्यूजीलैंड में संपन्न आम चुनाव में 6 हफ्ते पश्चात नेशनल पार्टी, ACT न्यूजीलैंड पार्टी और न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के मध्य 24 नवंबर 2023 को एक नई गठबंधन सरकार हेतु समझौते पर हस्ताक्षर हो गया है। न्यूजीलैंड के इतिहास में यह प्रथम अवसर है जब 3 पार्टियों के गठबंधन द्वारा सरकार का गठन किया गया। समझौते के अनुसार न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के नेता विंस्टन पीटर्स 3 वर्षीय संसदीय कार्यकाल के प्रथम भाग में न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, तो 3 वर्ष के लिए उप प्रधानमंत्री बनेंगे विंस्टन पीटर्स, जो कि किसके नेता हैं? न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के। जबकि ACT न्यूजीलैंड पार्टी के नेता डेविड सिमोर कार्यकाल के द्वितीय भाग में न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के नए प्रधानमंत्री। डेनियल नोबोआ तो इक्वाडोर के नए प्रधानमंत्री बने हैं डेनियल नोबोआ बने हैं इक्वाडोर के नए प्रधानमंत्री। डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के नए प्रधानमंत्री हैं। वेरोनिका अवाद रोजस इक्वाडोर के उपराष्ट्रपति बने हैं। इक्वाडोर के उपराष्ट्रपति वेरोनिका अवाद रोजस। डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के सबसे युवा निर्वाचित किए गए हैं। ये दूसरे सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं कुछ आई थी, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। कौन कौन सा टाइफून कहाँ पे आया है? सुपर टाइफून यागी कहाँ पे आया है? सुपर टाइफून यागी तो कहाँ पे आया है? देखिए, सुपर टाइफून यागी वर्ष 2024 में पश्चिम उत्तर प्रशांत क्षेत्र में आया उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। तो कहाँ पे आया है? पश्चिम उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में सुपर टाइफून यागी आया है। इस टाइफून से प्रभावित होने वाले देशों में चीन, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार थे। हालांकि इस टाइफून का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव वियतनाम में देखने को मिला है, यागी जो तूफान है उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जानता है कि जापानी भाषा यागी का अर्थ बकर या मकर राशि होती है। 15 सितंबर 2024 को भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया। ठीक है, तो भारत ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है, जो टाइफून यागी से प्रभावित देश हैं उनमें सहायता प्रदान करने के लिए। $1 मिलियन के मूल्य का राहत की घोषणा भी भारत ने की है। गंभीर चक्रवाती तूफान रेनल भी आया है ना, तो 22 मई 2024 को बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव क्षेत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, जो बंगाल की खाड़ी में कहाँ आया है? रेनल तूफान आया है। ठीक है, रेनल का अरबी भाषा में अर्थ है बालू या सैंड। इसका नामकरण किसने किया है? ओमान ने किया। रेनल नाम रखा है ओमान ने, इसका अर्थ होता है सैंड। कहाँ आया? बंगाल की खाड़ी में आया। कब आया? मई 2024 में आया। ठीक है, तो ये आपका हो गया अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं से संबंधित प्रकरण। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही एंड करेंगे। आपको यह क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर आप कुछ राय देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, दे सकते हैं। तो पुनः सभी साथियों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या उसको जरूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है सर्वप्रथम यहाँ पे ही प्रोवाइड किया जाता है। अगर कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको जरूर ज्वाइन करके रखें। मैं पुनः सभी साथियों को सूचित करना चाहता हूँ कि जब 22 दिसंबर को आपका UPSC का प्री का एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो फिर से हम पुनः क्रॉनिकल मैगजीन की सीरीज को शुरू करेंगे, जिसमें हम सितंबर महीने के मैगजीन से फिर पुनः पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी आप सभी साथी तैयार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।